हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। क्षितिज सोने की तैयारी कर रहा था जब करीबन 11:30 बजे उसका फोन बजा। फोन देखा तो उसके दोस्त अनुराग का था। फोन उठाने पर अनुराग की आवाज आई, भाई जितनी जल्दी हो सके आ जा, तुझे कुछ दिखाना है और इसे देखने के बाद तो यकीन करना ही पड़ेगा तुझे। क्षितिज तुरंत उठकर अनुराग के घर की ओर भागा। कुछ खास दूर नहीं था, तकरीबन 5 मिनट में ही क्षितिज अनुराग के दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अनुराग ने एक बड़ी ही सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे को खोला। क्षितिज वो हंसी देखकर थोड़ा खींच गया और कहा, फिर तूने वही सब नाटक दिखाने के लिए बुलाया ना मुझे? वही बकवास की किताबें, वही तेरी शैतान की बातें और वैसी जादू टोने और भूत प्रेतों वाली बातें, है ना? फिर से आज मेरा टाइम बर्बाद करेगा तू। अनुराग ने जवाब में अपनी शर्ट उतार दी और अपना टैटू दिखाया, जिसे देखते ही क्षितिज की आंखों में सिर्फ एक ही रंग था, डर का। वो घबराते हुए बोला, भाई ये टैटू तो तूने थोड़ा नीचे पीठ पर बनवाया था, गर्दन पर कैसे आ गया? सच बोल, कोई सर्जरी या स्टिकर लगा के फिर से डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये एक सच्चाई है और वो मेरे साथ है। मैं अब अकेला नहीं हूं, वो हर कदम पर मेरे साथ में है और इस वक्त भी मेरे ही अगल बगल में है। क्षितिज थोड़ा घबराया जरूर था, लेकिन डरा हुआ नहीं था। उसने तुरंत मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, जिस पर अनुराग ने कहा कि वो उसे सच बता तो चुका ही है, लेकिन दिखा भी सकता है। लेकिन बदले में क्षितिज डरे नहीं बस। अनुराग की इस शर्त पर क्षितिज मान गया। अनुराग ने कमरे की बत्तियां बुझाई। टेबल पर 4 कोनों पर नई मोमबत्तियां लगाई और बीचों बीच अपने फ्रिज से निकालकर एक चीनी मिट्टी से बना कटोरा रखा, जिसमें गूंथा हुआ आटा रखा था। क्षितिज ने जिंदगी में इस तरह का पागलपन नहीं देखा था। उसने कहा कि तेरा शैतान क्या इस आटे से रोटियां पका के खिलाएगा? अनुराग हल्के से हंसा और उसने मोबाइल स्पीकर से कनेक्ट करके एक अजीब सा म्यूजिक धीमे वॉल्यूम पर चला दिया और धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम को वो बढ़ाता जा रहा था। बिल्कुल टेबल के बीचों बीच रखा कटोरा उस म्यूजिक की आवाज के साथ धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ। जैसे जैसे म्यूजिक की आवाज बढ़ती जा रही वैसे वैसे उस कटोरे का अनुराग का चेहरा दिख रहा था। सोच रहा था कि ये वो क्या रहा है। देख रहा था कैसे कटोरे के बाद चेयर, टेबल, दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ ऐसे जोर जोर से हिल रहे थे जैसे भूकंप आया हो। और फिर एक आवाज, वो आटे का कटोरा पहले तो दाएं से बाएं झुका, फिर जोर से फूटा। म्यूजिक धीरे धीरे तेज होता ही जा रहा था। उसके साथ साथ पूरे कमरे में सामान गिरने, पड़ने, खड़खड़ाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। क्षितिज ये सब कुछ उसे देख रहा था जब उसके कान
उसने एक आवाज, अगली बारी तुम्हारी है। क्षितिज ने देखा कि अनुराग का ध्यान बिल्कुल नहीं था उसकी तरफ। वो तुरंत उठकर वहां से भागने को हुआ और दौड़ता हुआ जैसे ही दरवाजे को खोल के बाहर निकलने को हुआ तो किसी ने इतनी जोर का धक्का मारा कि क्षितिज 4 कदम अंदर आकर गिरा। नजरें उठाकर पीछे टेबल के पास खड़े अनुराग की तरफ उसने देखा तो क्षितिज की आंखें बड़ी होती गईं। अनुराग ऊपर की ओर देखता हुआ कुछ बड़बड़ाता हुआ हंसता जा रहा था और उस आटे की टूटी हुई कटोरी के एक नुकीले टुकड़े से अपने को खुरच कर उस टैटू को बना रहा था जो उसकी पीठ से होता हुआ उसके गर्दन तक आ गया था। अनुराग के शरीर से बहे जा रहा था और वो पागलों की तरह हंसी के ठहाके मार रहा था और म्यूजिक धीरे धीरे और ज्यादा तेज होते जा रहा था। क्षितिज की आंखों के सामने इन सारी चीजों को देखने के बाद धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया और कुछ घंटों के बाद आंख खोली तो एक आवाज से, क्षितिज ने आंखें खोली तो देखा सामने अनुराग गड्ढा खोदने में लगा है। उठने की कोशिश की तो समझ आया कि क्षितिज के हाथ पैर बंधे हुए थे। क्षितिज की ओर देखकर अनुराग मुस्कुराया और फिर उस गड्ढे से निकल के अनुराग क्षितिज तक आया और उसे पैर से घसीटता हुआ उस गड्ढे तक ले जाके उसके अंदर फेंक दिया। क्षितिज उस गड्ढे में गिरने के बाद दाएं बाएं हर तरफ हाथ पैर मारने की कोशिश करता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से अनुराग उसी तरह बड़बड़ाता हुआ ऊपर की ओर देखता हुआ उस गड्ढे में क्षितिज के ऊपर मिट्टी डालने लगा। एक एक करके गिरती हुई मिट्टी से और उसी के डर से क्षितिज चीखे जा रहा था। Archangel, Archangel, let me fly through that way till we have heaven inside. क्षितिज की दबी चीखें सुनकर एक आदमी दौड़ा दौड़ा बचाने की कोशिश में पास आया तो अनुराग ने फावड़ा उठाया, पहला ही वार उसके सर पर किया। वो आदमी जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। उसे तब तक मारता रहा जब तक उस आदमी के मर जाने के बाद अनुराग गड्ढे के अंदर कूदा और क्षितिज को उठाकर गड्ढे से बाहर निकाला और उससे कहा, ये मर गया। क्षितिज पर बंधा हुआ किनारे पर पड़ा रहा और अनुराग ने उस आदमी की लाश को उस गड्ढे में दफन कर दिया और बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। हाथ पैर मार के किसी तरह वहां से बच के क्षितिज भागकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे पे बिस्तर पर मिट्टी ही मिट्टी है और इस बिस्तर पर पड़ी है वो रस्सी जिससे अनुराग ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। क्षितिज कुछ करे इसके पहले ही उसका फोन बजा। एक मैसेज आया था उसके फोन पर
अनुराग के नंबर से। मैसेज देखा तो अनुराग ने सिर्फ एक शब्द लिखा था, हेल्प। क्षितिज ने तुरंत सोचा कि अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और ऊपर से अनुराग ने उसके साथ जो किया, उसकी रिपोर्ट पुलिस में करवानी तो बनती है। उसके पड़ोसी पुलिस में थे तो उन्हें जाकर अपने साथ जाने को मनाया उसने। और जब अनुराग के घर पहुंचे तो देखा सब कुछ ठीक था। वहां के नजारे को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल रात यहां पर इतना कुछ हुआ था। क्षितिज की तसल्ली के लिए पुलिस वाले ने पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जब अनुराग से उसके द्वारा भेजे गए हेल्प वाले मैसेज के बारे में पूछा तो अनुराग ने कंफर्म करते हुए बताया कि उसका फोन तो 4 दिनों से गायब है और उसके पास तो जनरल डायरी की रिपोर्ट भी है। अनुराग ने मुस्कुराते हुए ही सामने टेबल पर रखी एक फाइल लाकर उनके हाथ में थमा दी, जिसमें थाने में रिपोर्ट कराई हुई जनरल डायरी थी। अनुराग ने यह भी बताया कि 2 दिनों से वो पीसीओ वगैरह से क्षितिज का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन क्षितिज तो फोन उठा ही नहीं रहा। क्षितिज को तुरंत वो टैटू वाली बात याद आई। उसने पुलिस ऑफिसर को बताया तो उन्होंने आखिरी सबूत के तौर पर उसे मानते हुए अनुराग की शर्ट उतरवाई, लेकिन फिर क्षितिज को गुस्से में देखते हुए चिढ़ करके बाहर चले गए, क्योंकि अनुराग की पीठ या गर्दन पर कोई भी टैटू नहीं था। क्षितिज अपने आप को कोसता और सवाल पूछता हुआ वापस जाने को मुड़ा तो अनुराग ने पीछे से कहा, तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है ये शैतान की पूजा कर करके। जब दिमाग ठिकाने आ जाए ना तो यहां वापस आना। वहां से लौटते वक्त अपने दिमाग में कई सवाल लिए क्षितिज ऑटो में बैठा था और बैठे बैठे ये एक आवाज उसे लगातार सुनाई दे रही थी। आवाज काफी दबी हुई थी, लेकिन करीब से ही आ रही। ऑटो में कुछ मशीन का हिस्सा होगा, यही सोचकर उसने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही क्षितिज को पीठ पे जोर से चुभा। क्षितिज एकदम से पलटा और देखा तो सीट पीछे से बिल्कुल ठीक थी। वहां कोई गड़बड़ नहीं थी और वहां ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जो उसके पीठ में गड़ सकती थी। पूरे रास्ते क्षितिज को कुछ पीठ में चुभता रहा और बार बार शर्ट के ऊपर से ही खुजाता रहा। घर पहुंचकर तुरंत बाथरूम में जाकर उसने शर्ट उतारी और शीशे में देखा तो क्षितिज देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी पीठ पर ठीक वही टैटू था जो अनुराग की पीठ पर होना चाहिए था। क्षितिज टैटू देखने में ही खोया हुआ था जब उसके कान के ठीक पास उसे वही आवाज दोबारा सुनाई दी, मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्षितिज को पता नहीं क्या हुआ। उसने तुरंत अनुराग को फोन लगाया। फोन मिलाने पर फोन की एक बहुत धीमी धीमी आवाज उसे अपने ही घर में सुनाई दे रही थी। ये आवाज अनुराग के उस फोन की थी जो 4 दिन पहले कहीं खो गया था। ढूंढने पर पाया कि अनुराग का फोन उसके घर में किताबों के नीचे दबा पड़ा था। क्षितिज की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह फोन यहां कैसे पहुंचा, लेकिन इन सब के बावजूद क्षितिज ने पागलों की तरह उस फोन से वो म्यूजिक ढूंढ
ढूंढकर निकाला और उसे बजाना शुरू कर दिया। क्षितिज धीरे धीरे उस संगीत में खोने सा लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। धीरे धीरे बंद आंखों से उस म्यूजिक में क्षितिज डूब रहा था। मुस्कुराहट अब हंसी और फिर ठहाके में बदल गई थी। और उसी पागलपन के आलम में उसे धीरे धीरे याद आया कि उस रात वो अनुराग नहीं था जो टूटे हुए चीनी मिट्टी के कटोरे के टुकड़े से अपने हाथ पर वो टैटू का निशान बना रहा था। साथ ही उसे याद आया कि कैसे क्षितिज ने खुद अपने दोस्त अनुराग को मारने की कोशिश की थी उस रात, और खुद को बचाने के लिए अनुराग को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। अपने हाथ को देखकर अपने द्वारा बनाए गए खरोच के निशान को छूकर क्षितिज ने कोने में पड़ा एक टुकड़ा उठाया, म्यूजिक को थोड़ा और तेज किया और छत की ओर देखता हुआ हंसता उसी टैटू को कोशिश धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे अनुराग उससे खुद को बचाने के लिए उसे मारकर दफन करने जा रहा था, क्योंकि असली शैतान क्षितिज खुद था। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ रहा था। शैतान अनुराग के साथ नहीं, दरअसल क्षितिज के साथ था। अब क्षितिज जानता था कि उसे करना क्या है। उसे वो टैटू वाला पूरा निशान बनाने के साथ टुकड़ा अपने सीने में घोंप लिया। कुछ घंटों के बाद उसकी मौत हुई। एक हिल स्टेशन जाने के रास्ते में अगर एक सुरंग पड़ती हो तो इंसान उसके बारे में सुन के शायद ही कुछ अलग सोचने की सोच रख पाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी सुरंग भी है जो कि भूतों का घर माना जाता है। उस सुरंग से ट्रेन निकले तो जिन्होंने उसके बारे में सुन रखा है वो आंखें बंद रख के गुजरना ही वहां से पसंद करते हैं, और जिन्हें ऐसी चीजों को पढ़ने की और जानने की आदत हो उन्हें ये डरावना नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। अतुल भी ऐसे ही लोगों में से एक था, पैरानॉर्मल रिसर्चर, ऐसी ही जगहों और कहानियों का शौकीन। कई जगहें घूमी थी उसने, और जब इस जगह के बारे में उसने सुना तो वो यहां भी एक बार आकर देखना चाहता था। उसने तुरंत अपना बैग वगैरह पैक किया, नाइट विजन का सामान, कैमरा, रिकॉर्डर वगैरह सभी कुछ पैक करके निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। टनल तक आने के लिए एक गांव से होकर गुजरना पड़ता है। वहां से होकर आते आते एक आध बार किसी से पूछताछ करने की कोशिश की तो किसी ने भी जवाब देने से या कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया। कईयों ने उसे भी मना किया वहां जाने से, लेकिन अतुल टनल के पास अपना सारा जरूरी सामान लेकर पहुंचा। गिट्टियों पर चलता हुआ अतुल सुरंग के अंदर गया तो उसने पाया कि बेहद ठंडी हवा जो अभी तक बह रही थी
वो उस सुरंग में घुसते के साथ ही एक अजीब सी आवाज में बदल गई। पहुंच के सुरंग के मुहाने से तकरीबन 20 मीटर अंदर उसने सबसे पहले 2 कैमरास लगाए जो टेम्परेचर गिरते ही फ्लैश के साथ फोटो लेते थे, और उसके बाद दीवार से सटकर आगे की ओर चलने लगा। सुरंग के अंदर खूब अंधेरा था और एक अजीब सी हवा की आवाज और सीलन जैसी महक थी पूरे सुरंग के अंदर। 1-2 जगहों से पानी भी चू रहा था। अतुल ने सुरंग के इस छोर से उस छोर तक देखा और फिर चिल्लाया, कोई है क्या यहाँ? अरे मैंने बड़े किस्से सुन रखे हैं यहाँ के। कोई हो तो जवाब दो। कोई है क्या यहाँ? अतुल को अपनी ही आवाज पलटकर सुनाई दी। अतुल मुस्कुराया और थोड़ा आगे बढ़ा। तकरीबन कुछ 3-4 मिनट ही हुए होंगे उसे आगे बढ़े हुए। सुरंग का दूसरा मुहाना ज्यादा दूर नहीं था जब उसे उसके सवाल का जवाब एक नहीं कई बार मिला। ये सुनते ही अतुल उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ से यह आवाज आई थी। दौड़ते दौड़ते अतुल थोड़ा ही आगे गया था जब अचानक रेल की पटरियों में हरकत हुई और अतुल का पैर उसमें फंस गया। अतुल अपना पैर छुड़ाने की कोशिश में लग गया। लाख खींचा उसने अपने पैर को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अतुल को दूर से आती ट्रेन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ट्रेन धीरे धीरे करीब आ रही थी और अतुल का पैर लाख कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पा रहा था। भारी भरकम हजारों टन वजन की ट्रेन की सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसके आने की हवा भी बहुत तेज होती जा रही थी। ट्रेन जब बेहद करीब थी अतुल ने अपनी हार मान ली थी। ट्रेन हॉर्न मारती हुई बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अतुल के ऊपर से गुजरती हुई चली गई। अतुल को थोड़ी देर में समझ आया कि ये सिर्फ आवाज और हवा थी, मतलब उसका एहसास था। और जैसे ही ऐसा लगा कि ट्रेन दूर चली गई है, तभी अतुल का पैर ट्रेन की पटरियों के खुलने से बाहर आ गया और एक आवाज उसे ऐसी सुनाई दी जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक कर कहा हो, और मैं भी हूं। अतुल का पैर जैसे ही पटरियों से छूटकर अपने आप निकला तो अतुल सीधा वहां से उल्टी तरफ बाहर की ओर भागा, क्योंकि पहले आवाज वहीं से आई थी। भागता हुआ वहां पहुंचे इससे पहले ही उसे लगा जैसे पीछे से कोई और भी दौड़ता हुआ आ रहा है। अतुल ने रुककर जैसे ही पीछे देखा तो एक जोरदार चीख की आवाज आई।
अतुल ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की चीखती भागती अंदर की ओर से आई और सीधी बाहर की तरफ भागती गई। लेकिन अंधेरे में ही ठीक उसके चीख की आवाज की तरह वो लड़की भी उस अंधेरे में कहीं खो गई। अतुल कुछ सोच पाता, समझ पाता या कुछ कर पाता, इसके ठीक पहले ही एक बार फिर अतुल पलटा। फिर से वही लड़की दौड़ती हुई बाहर की ओर भागी। और एक बार फिर से उसी गुप्त अंधेरे में उसकी आवाज और वो दोनों कहीं गुम हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद अतुल तुरंत उसी ओर दौड़ा जिस तरफ बाहर की ओर वो लड़की भाग रही थी। और सुरंग के बाहर निकलते ही वही लड़की सुरंग की छत के ऊपर से अतुल के ठीक ऊपर कूदी। लेकिन नीचे गिरी नहीं। अतुल ने आंख खोलकर नीचे देखा और उसके बाद वापस ऊपर देखा। वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। ये सब कुछ देखने के बाद अपने कैमरास वापस लेने अतुल हिम्मत करके टनल के अंदर भागा। वहां पहुंचकर उसने सीधे अपने कैमरास उठाए और नाइट विजन ऑन करके रिकॉर्डिंग करता हुआ चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। बदले में पलटकर एक अजीब सी आवाज आई, तेरी आस्था नहीं है ना। आवाज जो भी थी, क्या कह रही थी समझ में नहीं आया अतुल को। अतुल ने फिर से कहा, अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम? अतुल के इतना कहने के बाद एक आवाज फिर से आई, अतुल चलता हुआ सुरंग के बाहर आया और 1 मिनट तक रिकॉर्डिंग और की। और फिर कैमरा में जब कुछ नहीं दिखा तो उसने सोचा कि पहले की रिकॉर्डिंग ही देख ली जाए। जो कुछ भी उसे सुनाई दिया था, क्या पता शायद रिकॉर्डिंग में उसे पता चल जाए। उसने रिकॉर्डिंग ऑन करके देखना शुरू किया तो उसने अपनी आवाज सुनी, कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। उसके जवाब में जो आवाज तब आई थी वो क्या कह रही थी अब रिकॉर्डिंग में समझ आया। नहीं आना चाहिए था। आगे एक बार फिर अतुल की आवाज आई, अरे सामने तो आओ, कौन हो तुम? उस आवाज का जवाब एक बार फिर समझ आया, चुपचाप चले जाओ यहां से। अतुल ने जैसे ही ये सुना उसने तुरंत एक कैमरा सुरंग के मुहाने पे लगा के ऑटो शॉट मोड पे ऑन कर दिया। उस कैमरा के फोटो पे फोटो खींचने की ही आवाज सुरंग के अंदर गूंज रही थी। एकाएक सुरंग में हवा की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। कैमरा के जलते बुझते फ्लैश में पटरियों की गिट्टियों पे किसी के कदमों की आहट होने लगी जो
पहले लगा कि शायद कोई एक ही है, लेकिन धीरे धीरे कदमों की आवाजें और कदम बढ़ने लगे। लगा जैसे कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोग हैं, पूरी की पूरी भीड़। अब न सिर्फ कैमरा की फोटो खींचने की और कदमों की आवाज आ रही थी, बल्कि कैमरा की जलती बुझती फ्लैशलाइट में कई सारे लोग दिखाई भी दे रहे थे। फ्लैश के जलने पर लोग दिखाई देते और फ्लैश बुझने पर अंधेरा हो जाता। कदमों की आवाज भी फ्लैश के साथ साथ सुनाई दे रही थी और धीरे धीरे दोनों की आवाज बढ़ती गई। हर बार फ्लैश के जलने पर पिछली बार से ज्यादा करीब दिखते लोग, और जब पूरी भीड़ बेहद करीब आ गई और कैमरा की लगातार होती आवाज और लगातार चलते फ्लैश में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी अतुल की आंख खुली और उसने देखा कि वो तो हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स पढ़ के नर्स को बता रहे थे और अतुल की खुली आंखें देखकर डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ जो सही टाइम पे आपको यहां पहुंचा दिया गया, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती आज। अतुल को इतनी कमजोरी लग रही थी कि वो बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रहा था। उसने डॉक्टर को कुछ सेकंड देखा और उसके बाद अपने आप बेहोश हो गया। जब उसे पूरी तरह होश आया तो अतुल उसी वार्ड में उसी बेड पर था। उठ के बैठा तो थोड़ा बेहतर लगा। बाथरूम की ओर उठकर अतुल जैसे ही जाने को हुआ तो उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसके बावजूद पूरी हिम्मत जुटाकर वो उस ओर गया। अंदर हाथ मुंह धोने लगा तो अतुल को एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देने लगी। उसने नजर उठाकर देखा तो शीशे में ठीक अपने पीछे वो पूरी की पूरी भीड़ खड़ी थी जिसे उसने उस सुरंग के अंदर देखा था, और जिस औरत को उसने दौड़ते और सुरंग की छत से कूदते देखा था, उसने अतुल का सर पकड़कर वॉश बेसिन पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और तब तक मारती रही जब तक अतुल की आंख नहीं खुल गई। अतुल अभी भी रेलवे ट्रैक पे सुरंग के अंदर था और दूर से उसे ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। अतुल की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन किसी भी हालत में उसे वहां से निकलना था। उसने अपना सारा सामान बैग में लिया और टॉर्च जलाए हुए सुरंग की दूसरी तरफ भागने लगा। भागते भागते बीच रास्ते में वापस पानी टपकने की आवाज एक बार फिर से होने लगी। हाथों में लिया हुआ कैमरा अचानक अपने आप क्लिक करने लगा और पॉकेट में रखे ऑडियो प्लेयर में रिकॉर्ड की हुई आवाजें अपने आप चलने लगी। अतुल ने साफ साफ सुना कि कोई उससे कह रहा था,
देर कर दी तुमने, पहले ही कहा था चले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब सजा मिलेगी। अतुल ने भागने में दिक्कत ना हो इसलिए वजन कम करना शुरू किया। कैमरा और स्टैंड का बैग तुरंत उसने फेंक दिया और दौड़ते वक्त कैमरा उसके हाथ से गिरा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे दोबारा उठाए, क्योंकि वो वहां से बस अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। जैसे ही कैमरा गिरा, उसके बाद से और उसके पीछे से फोटो खींचने की आवाजें आती रही और फ्लैश लगातार चमकती रही। टॉर्च की बैटरी कम होने की वजह से धीमे धीमे जल रही थी और पीछे से कैमरा की फ्लैश लाइट से ही जितना दिख रहा था उसी में अतुल भागे जा रहा था। भागते भागते अब अतुल सुरंग से निकलने ही वाला था, बस कुछ और कदम ही बाकी थे कि अतुल ने एक बार पीछे मुड़ के देखा तो कैमरा की फ्लैश में उसने देखा वही औरत दौड़ती और चीखती उसकी ओर आ रही थी। लेकिन अतुल के मन में इस बात की शांति थी कि अब 7 या 8 कदम में ही वो इस सुरंग से बाहर निकल जाएगा। अतुल जो अब तक पीछे की ओर देखता हुआ दौड़ रहा था, जब सामने पलटा तो जोर से एक दीवार से लड़ा और चोट खाकर पटरी पे गिर पड़ा। सुरंग के बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सामने उसके थी तो बस एक दीवार। अतुल अपनी सारी हिम्मत हार चुका था और ठीक तभी एक आवाज और फिर एक बार अतुल के पैर पटरियों में फंस गए। अतुल चिल्लाता रहा, चीखता रहा। कोई है? अरे कोई है? अरे मदद करो प्लीज, प्लीज। कोई मदद करो प्लीज। लेकिन उसकी सुनता कौन। एक बार फिर से ट्रेन के आने की आवाज आने लगी। हवा की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। ट्रेन और तेज आती रही और उसके कैमरे में एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वो भी अतुल के पैरों के कट जाने का उस ट्रेन से। आज अतुल जिंदा तो है, पर पैरानॉर्मल रिसर्च करने की उसकी इच्छा हमेशा के लिए उस एक रात के बाद कहीं दफन हो गई। बस रह गई तो उसकी ये दास्तान जो दोहराने में भी उसकी सांसें अटक जाती है। रात का वक्त था। राजन दौड़ता दौड़ता हांफता हुआ शोर की आवाज से दरवाजा खोल के घर के अंदर घबराते हुए घुसा तो उसके पिताजी ने देखते ही ताना मारा। क्या हुआ? फिर से पुलिस पीछे पड़ गई क्या तुम्हारे? अब क्या कर डाला तुमने? राजन ने एक बदतमीज सी मुस्कुराहट अपने पिताजी को दी और उससे भी ज्यादा बदतमीजी से कहा, ऐसा है बाबूजी, जिनकी मेहरारू नहीं होती ना वो रात को सो जाया करते हैं, तो आप भी चुपचाप वही कीजिए और बकैती का काम हम पे छोड़िए। चलिए। इतना कह के राजन
बड़बड़ाता हुआ अंदर अपने कमरे में चला गया और उसके पिताजी रोज की तरह अपनी किस्मत को कोसने लगे। नहा धोकर राजन अपने कमरे में ही था जब उसके दो दोस्त आए, केसरी और संजय। अंदर राजन के कमरे में महफिल जमी, बोतल खुली और फुल वॉल्यूम पे गाने चलाए गए। उनकी बातें अभी शुरू ही हुई थी कि बीच में ही बत्ती चली गई। राजन उठकर मोमबत्ती लेने गया। रसोई घर में मोमबत्ती ढूंढते हुए थोड़ी खटर पटर हुई तो एक बर्तन कहीं से किसी ने खींच के फेंका, जो जाकर सीधा रसोई घर की खिड़की पे लगा। राजन ने चिल्ला के कहा, अरे बाबूजी बुढ़ौती में सठिया गए हैं क्या? अरे हम हैं यार, कोई चोर वोर नहीं है। लेकिन बाबूजी का कोई जवाब नहीं आया। राजन ने फिर से कहा, बाबूजी, ओ बाबूजी, ये लोटा अभी आप फेंक के मारे हैं ना? बाबूजी के कमरे से खर्राटों की आवाजें आ रही थी। उनके कमरे के पास जाकर मोमबत्ती की रोशनी में राजन ने देखा तो बाबूजी बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए राजन ने भी ध्यान नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे में चला गया और मोमबत्ती की रोशनी में अपने दोस्तों को रसोई वाली बात बता ही रहा था कि एक फूंक की आवाज आई और मोमबत्ती बुझ गई। मोमबत्ती बुझने के एक पल तक तो सन्नाटा रहा, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था, क्योंकि लगभग तुरंत ही केसरी बड़ी जोर से चीखा और राजन और संजय को केसरी जहां पर खड़ा था वहां से किसी को मारने की और चीजें टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। बाबूजी की नींद ये सब सुन के खुली तो अंधेरे में ही दौड़े दौड़े राजन के कमरे में पहुंचे और दरवाजे को खोलते के साथ ही लाइट वापस आई। उनके सामने पूरे कमरे का सामान टूटा फूटा और बिखरा पड़ा था और एक कोने में केसरी बेहोश पड़ा था और उसके सर से खून बहे जा रहा था। राजन के घर में जब उसके दोस्त केसरी और संजय आए तो कमरे की बत्ती चली गई और अंधेरे में किसी ने केसरी को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसका सर फट गया। तुरंत ही राजन और संजय उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। केसरी बेहोश था, उसके अंदर मरहम पट्टी हो रही थी। जब राजन और संजय बाहर खड़े आपस में ही भिड़ गए। तो उसको ऐसे मारने की क्या हम नहीं मारे, हम तुमको बोल रहे हैं तुमने मारा है। खाली 3 लोग थे, हम यहाँ मारे हैं नहीं। उठा करके उसको मारने वाले तुम ही हो। हमारी पुरानी दुश्मनी हम जानते हैं, तुम मारे हो। पास में पीठ में छुरा तुम हो गए उसके। दोनों में ये बहस चल ही रही थी जब अचानक केसरी की चीख सुनाई दी। दोनों ही तुरंत चीख सुन के अंदर की ओर भाग गई। पहुंच के देखा कि केसरी पूरी तरह से चीखे जा रहा है। पता नहीं कौन सी परेशानी थी उसे जो इस कदर बुरी तरह से वो तड़प रहा था। राजन और संजय पूछ पूछ के थक गए थे, लेकिन केसरी सिर्फ चीखता ही जा रहा था पर बोल कुछ नहीं पाया और रह रह के कमरे के एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था। तंग आकर राजन ने कहा, अरे तू चीखना बंद करेगा या नहीं? अबे बता तो सही, हुआ कहाँ है? केसरी ने लेटे लेटे ही एक अजीब सी आवाज में कहा, इसकी चीख बड़ी सुनाई दे रही, बड़ा ख्याल है दोस्त का। संजय
सर पर क्यों मारा तूने? देख कहां पहुंचा किसी को मार के। केसरी का इतना कहना भर था कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसके बेहोश होते के साथ ही राजन बिल्कुल संजय पर चढ़ बैठा और चिल्ला के उससे कहने लगा, मैं जानता था कि तूने ही मारा है केसरी को। क्यों मारा बे उसको? आपस में ही अगर हम लड़ मरेंगे तो ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। संजय लाख कहता रहा कि उसने नहीं मारा है केसरी को, लेकिन राजन माने तब ना, और ऊपर से जब केसरी ने खुद ही बोल दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। हॉस्पिटल में दोनों की बहसबाजी और चीख पुकार से हॉस्पिटल वालों ने सीधे पुलिस को बुला लिया, क्योंकि उन दोनों के मुंह कोई नहीं लगना चाहता था। पुलिस ने दोनों को ले जाकर लॉकअप में अलग अलग सेल में बंद कर दिया। संजय तो जैसे लॉकअप में इसके पहले गया ही नहीं था, पागलों की तरह अंदर से चिल्लाए जा रहा था, जाने दो ना दरोगा साहब, जाने दो ना दरोगा साहब, हमने कुछ नहीं किया दरोगा साहब, हमें जाने दो, हमारा दोस्त बीमार पड़ा है दरोगा साहब। और कहते कहते ही इस बार संजय की आवाज बदली और उसने दरोगा जी से कहा, जाने दो ना दरोगा जी, जाने दो ना, हमें नहीं जाने दोगे? नहीं जाने दोगे? आज तो तुरंत पकड़ के बंद कर दिया। उस दिन तो FIR लिखने के भी 5,000 रुपए मांग रहा था मेरे बूढ़े पिताजी से। खुले घूम रहे थे ये तीनों, लेकिन अब नहीं दरोगा बाबू, 5,000 रुपए लिए थे ना। राजन के घर पे केसरी और संजय जब आए तो केसरी को अंधेरे में किसी ने बुरी तरह से मारा। हॉस्पिटल के अंदर राजन और संजय में बहस होने लगी कि आखिर केसरी को मारा तो मारा किसने। हॉस्पिटल में दंगा करने के चक्कर में पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई, जहां लॉकअप में संजय ने एक अलग ही आवाज में कहा दरोगा साहब से, नहीं जाने दोगे? आज तो तुरंत पकड़ के बंद कर दिया। उस दिन तो FIR लिखने के लिए 5,000 रुपए मांग रहा था मेरे बूढ़े पिताजी से। खुले घूम रहे थे ये तीनों, लेकिन अब नहीं दरोगा बाबू, 5,000 रुपए लिए थे ना। दरोगा जी से ये बदतमीजी सही नहीं गई। वो अपनी टेबल से उठे और डंडा लेकर सीधा अंदर लॉकअप में घुसे और लगे संजय को किसी जानवर की तरह मारने पीटने। हमसे नाटक है साले। मार खाते खाते जहां संजय की चीख निकलनी चाहिए, उसने पलटकर दरोगा साहब से हंसते हुए कहा, 15,000 रुपए लिए थे ना तूने बच्चों के मर्डर केस को दबाने का? मुझे सब पता है दरोगा। संजय का इतना कहना था कि दरोगा और पूरी तरह गुस्से में संजय को पीटने लगा। मार खाते खाते संजय ने फिर से कहा, और वो मंत्री के बेटे का केस किसी को नहीं मालूम, रफा दफा करने का 2 लाख रुपए। मकान तो तेरा बहुत ही अच्छे से बन रहा है दरोगा,
दरोगा साहब का बस चलता तो वो संजय को तोप से बांध कर उड़ा देते, लेकिन हाथ में बस इस वक्त एक लाठी भी उतनी ही बेरहमी से मार रही थी संजय को, और संजय भी न जाने किस अजीब हालत से गुजर रहा था कि मार खाते खाते जोर से हंसा और उसने कहा, तुझे और एक बार बताऊं, दरोगा, तेरी ड्यूटी पे निकलने के बाद शिवराम रोज तेरी बीवी से मिलने जाता है और कभी कुछ मिनट घूमता हूं उसके साथ। मारना मुझे दरोगा, मार, संजय को मार दे, तू खत्म कर दे इसे, नहीं तो मैं। दरोगा साहब संजय को मारते मारते थक के अब उसका गला घोट के उसे मारने ही जा रहे थे। दरोगा साहब, मार दो, हवलदार ने दरोगा साहब को समझाते हुए कहा कि अगर संजय लॉकअप में मर गया तो इंक्वायरी बैठ जाएगी। उसने ये भी कहा कि इसे अभी छोड़ दीजिए, जब ये बाहर निकलेगा तो हम देख लेंगे। रात भर वही लॉकअप में बंद रहने के बाद सुबह सुबह राजन के बाबूजी ने आकर दोनों की जमानत करके छुड़वाया। बाहर निकल के राजन और संजय सीधे हॉस्पिटल गए केसरी को देखने, लेकिन वहां पता चला कि वो डिस्चार्ज होके अपने घर चला गया है। दोनों निश्चिंत हुए और राजन ने संजय को कुछ देर बाद केसरी के घर पे मिलने को कहा। अपने घर पहुंच के राजन ने देखा कि बाबूजी घर पर नहीं थे। राजन सीधा नहाने चला गया। गर्मी का मौसम था, ठंडा पानी बदन पे डाला तो राजन की चीख निकल गई। पानी इतना गर्म था जैसे अभी भी उबल रहा हो। राजन को लगा कि उसने शायद गीजर ऑन कर दिया होगा। पानी में हाथ डाल के चेक किया तो पानी ठंडा था। राजन ने एक बार बाल्टी से लेके दोबारा खुद पर डाला तो दोबारा उसकी चीख निकल गई। पानी अभी भी उतना ही गर्म था। राजन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इस घर में रहना फिलहाल सही नहीं है। तुरंत बाहर निकल के अलमारी से कपड़े लेने को, अलमारी खोलते के साथ ही राजन के घर पे जब उसके दोस्त केसरी और संजय आए तो केसरी को अंधेरे में किसी ने बुरी तरह से मारा और वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में ले जाके राजन और संजय में बहस हो गई कि संजय ने केसरी को क्यों मारा। हॉस्पिटल में शोर शराबा करने की वजह से उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई और वहां से निकल के जब राजन वापस घर आया तो राजन को अपनी अलमारी खोलते के साथ ही एक चीख सुनाई दी। राजन ने चीख सुनी तो तुरंत उसने 2 कदम पीछे लिए। उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो गिर गया। गिरने के बाद पलंग के कोने से सर ऐसे लड़ा कि उसका सर वहीं पर फट गया। खून उसके सर से बहुत तेजी से निकल रहा था और बहुत तेज दर्द की हालत में एक अजीब सी आवाज ऊपर छत पर हुई। राजन ने ऊपर देखा कि उसका पंखा जोर जोर से हिल रहा था। राजन किस्मत से जिस पल अपनी जगह से हटा, बस उसी पल वो भारी भरकम पुराने जमाने का पंखा जोर से जमीन पे गिरा।
राजन ने अपने माथे का पसीना पोंछा और जरा सा पीछे सरका। उसके सरकते के साथ ही पंखा भी थोड़ा सा उसकी ओर सरक गया। राजन की आंखें अब फैल चुकी थी। दिल की धड़कन बहुत तेज भागने लगी और राजन फिर थोड़ा सा पीछे सरका और उसके सरकते ही पंखा भी। राजन तुरंत उठकर अपने सर की चोट भूलकर खड़ा होकर वहां से भागने को उठा। पूरा जोर लगा के भागने को हुआ तो दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा जोर की आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने। उसके बाद पंखा थोड़ी दूर तक सरकता हुआ गया। राजन की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखा अपनी जगह पर लगा हुआ था। उसे अपने बाबूजी की फिक्र हुई। तुरंत बाबूजी के कमरे में पहुंचा तो देखा बाबूजी की आंखें बंद थी। बाबूजी, उसने बाबूजी को जगाने को आवाज बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। राजन समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है कि तभी अचानक उसे अपना नाम सुनाई दिया। इस आवाज को राजन से सुनते सुनते राजन उस आवाज के पीछे जाने लगा। उसके चारों तरफ अंधेरा था। कहीं उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। भागते भागते उसे दूर रोशनी की एक किरण नजर आई। राजन उस ओर दौड़ने लगा। अपने नाम की उस आवाज का पीछा करते चलते शहर के ट्रैफिक को पार करते हुए जब वो एक घर के सामने रुका तो देखा ये तो केसरी का ही घर है। और ये जो आवाज वो अब तक सुन रहा था वो उसके दोस्त केसरी की है। केसरी के घर का मेन दरवाजा खुला हुआ। अंदर घुस के राजन उस आवाज का पीछा करते हुए केसरी के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। उसके दरवाजे को खोलते के साथ ही केसरी ने कहा, शायद राजन आ गया है। पूछते हैं कि उससे हुआ क्या था। देखा संजय और केसरी अंदर बैठे थे। टेबल के चारों कोने पे मोमबत्तियां जल रही थी। बीच में आत्माओं को बुलाने का प्लैंचेट आउजा बोर्ड रखा था और पीछे राजन की तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी और नीचे अगरबत्तियां जल रही थी। राजन को एक लड़की अपनी ही तस्वीर के ठीक पास में खड़ी दिख रही थी जो कभी संजय की ओर इशारा कर रही थी तो कभी केसरी की ओर। राजन को सब समझ आ गया। ये वही लड़की थी जिसका बलात्कार इन तीनों ने करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी पुलिस वालों ने। लड़की अपने दर्द से और उसका बूढ़ा गरीब बाप अपनी बेटी की मौत के गम में इस दुनिया में नहीं रहे। राजन की मौत उसके घर में ही हुई थी जब पंखे से उसे जोर की चोट लगी। केसरी के घर तक जो पहुंचा था वो राजन की आत्मा थी जिसे संजय और केसरी ने ही बुलाया था। संजय और केसरी इस बात से बेखबर थे कि राजन की मौत के पीछे उसी लड़की का हाथ है जो इस वक्त उनके कमरे में है।
अपनी मौत का बदला लेने के लिए। राजन चाह कर भी अपने दोस्तों को बचा नहीं सकता था। अगले 10 दिनों के अंदर राजन के दोस्त संजय और केसरी की भी अलग अलग हालातों में मौत हुई। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, पर कभी कभी ऐसे तरीकों से मिलती है जिन्हें साइंटिफिकली प्रूव करना नामुमकिन हो जाता है।